नमस्कार। प्रारब्ध के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे गेस्ट जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमारे नियमित अतिथि रहे हैं, सतीशन मिश्रा जी। तो आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं अपने गेस्ट का, सतीशन मिश्रा जी का। सर, बहुत बहुत नमस्कार आपको। अवनीश जी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। जी दर्शकों, नूह, मेवात, हरियाणा, ये एक ऐसा सिलसिला है जो सिर्फ ऐसा लग रहा था शुरू में कि एक नूह की घटना है, एक धार्मिक हिंदू यात्रा पर घटना है, लेकिन उसके बाद उसके रेसिप्रोकेशन कितने ज्यादा हैं। आप देखिए कि जब सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू की तो पंजाब हरियाणा कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, यानी बुलडोजर के ब्रेक लगाने का प्रयास किया है। और मजे की बात यह है, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कोई रिट लेके जाए कोर्ट में। कोर्ट साहब ने, मीलाड ने स्वतः संज्ञान ले लिया। तो सर, अगर स्वतः संज्ञान मीलाड ने ले लिया तो हम जरा इसी विषय का सतीश सर से संज्ञान लेते हैं। सर, ऐसा क्या होता है कि कभी कोर्टें आधी रात को खुल जाती हैं, कभी कोर्टें संडे को खुल जाती हैं, गर्मी की छुट्टियां निहाल कर दी जाती हैं, और कभी ऐसा होता है कि कोई मुकदमा लेके गया ही नहीं और हाकिम ने स्वतः संज्ञान ले लिया। तो खट्टर साहब के बुलडोजर को नूह और मेवात के उन उपद्रवियों, उन रोहिंग्याओं, उन अवैधों के ऊपर चलने से कैसे रोक दिया? हाँ, ये अवनीश जी बड़ा गंभीर प्रश्न है ये, और इसका जवाब देना चाहिए हाई कोर्ट को। जैसे आज अभी आपने ही बताया कि कहा कि जब तक इनके पुनर्वास की व्यवस्था न कर दो तब तक बुलडोजर नहीं चलेंगे। बुलडोजर चल किस पे रहा है अवनीश जी? जो अवैध बने, सरकारी जमीन पे कब्जा करके बने। लोगों ने देखा होगा 3-4 दिन से जो बुलडोजर चला है, तो रोड के किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा करके बने हैं। तो ये सुप्रीम को ये हाई कोर्ट जो पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट है, ये कहना क्या चाहता है? इसका मतलब ये तो अवनीश जी, ये सरकारी जमीन पर या अवैध निर्माण की बाढ़ आ जाएगी इस फैसले के बाद, कि जो आदमी सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा बना के रह रहा है, उसको हटाने से पहले उसका पुनर्वास करिए, यानी उसको जमीन देके उसको मालिक बना दीजिए। तो ये अजीबो गरीब फैसला है कि अवैध, कल को ये भी हो सकता है फिर आने लगे फैसले कि किसी चोर को, किसी हत्यारे को, किसी बलात्कारी को सजा तब दीजिए जब उसके परिवार का भरण पोषण की व्यवस्था कर दीजिए। अन्यथा ये तो चोर है, डकैत है, बलात्कारी है, ये जेल चला जाएगा। ये अपने घर का अकेला कमाने वाला था, तो इसके बच्चे भूखे मरेंगे, इसके भी पत्नी भूखी मरेगी। तो पहले इसके भरण पोषण की व्यवस्था करिए, तब इसको गिरफ्तार करिए, तब इसको जेल भेजिए। यानी अंधेर नगरी चौपट राजा उसको चरितार्थ कर रहे हैं। ये इस तरह का फैसला, ये अभी राहुल गांधी वाले मामले में भी कुछ इसी तरह का तर्क दिया गया, अगर आपको ध्यान हो तो। ये तो स्वीकारा सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ, इसने कुकर्म किया है, कि यह आपराधिक ये मानहानि है, अपमानजनक है, और ये मानहानि हुई है। लेकिन क्योंकि 2 साल की सजा दे दी गई तो बेचारे की राजनीति खत्म हो जाएगी, तो हाई कोर्ट इसको 1 साल 11 महीने की भी सजा दे सकता था। तो सीधे सीधे मतलब सुप्रीम कोर्ट में बैठ के इस आधार पर फैसले हो रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी की राजनीति रहेगी या नहीं रहेगी। उसने कुकर्म क्या किया है इससे मतलब नहीं है। उसने लाखों लोगों के लोगों, एक समाज के, मोदी समाज के पिछड़े हुए, आप प्रधानमंत्री मोदी को मत देखिए, वो पिछड़े वर्ग में आता है। वो एक जो लाखों लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे चल रहे हैं या पिछड़े हुए हैं समाज में, उनको उसने सरेआम गाली दी, उसने खुलेआम चोर कहा, और इसके बाद ढिठाई पे उतर आया कि माफी भी नहीं मांगूंगा। यानी वो अब भी अपमान करने पे उतारू है। और सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है कि साहब, इसकी अगर 2 साल की सजा हो जाएगी तो इसकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। अब आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बता रहा है कि साहब, इनको हटा, इनके ऊपर बुलडोजर तब चलाओ जब इनको रहने के लिए मकान दे दो, पुनर्वास इनका कर दो। तो फिर तो ये एक सराय हो जाएगी। जैसे अनाथ आश्रम होते, तो इस देश को अनाथ आश्रम बना देने का एक बना दीजिए, पूरा कानून बना दो। यहाँ पे एक आदेश कर दो कि जो भी यहाँ पे आएगा, जैसे रोहिंग्या घुसते हैं बर्मा से, म्यांमार से, अब उसको म्यांमार कहने लगे हैं, कि उनके खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई नहीं करोगे। पहले उनको बिल्डिंग बना के उनको फ्लैट आवंटित करो, उनके बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था करो, उसकी बीवी के रसोई की व्यवस्था करो, उसके बाद रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई करो। इस तरह का ये ऊट पटांग फैसला है ये। और स्वतः संज्ञान, समझ लीजिए कि खट्टर सरकार की जो कार्रवाई थी वो कितनी न्यायी थी और कितनी सही थी। कि आपने सही कहा कि 200 से ज्यादा लोगों के मकान ढहा दिए गए और उनमें से एक भी कोर्ट नहीं पहुंचा।
एक भी कोर्ट नहीं पहुंचा। तो ये स्वतः संज्ञान ले लिया को हाई कोर्ट साहब ने। ये क्या तरीका है। और इससे पहले एक और ऐसे ही अवैध अतिक्रमण पे अवनीश जी पिछले साल एक तमाशा हुआ था, ये कानून का तमाशा हुआ था, आपको ध्यान होगा। जहांगीरपुरी में जो रामनवमी के जुलूस पर पत्थर बरसाए गए थे, तब सुप्रीम कोर्ट में तुरंत वो पहुंच गए थे, आधे घंटे में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। उसके बाद आज तक ना तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां का हाल लिया और ना ही इस लुटियन दिल्ली की खैराती मीडिया ने कि क्या वहां जहांगीरपुरी से अवैध अतिक्रमण हटा। नहीं हटा, नहीं हटा। आज अब वो डंके की चोट पे पुलिस के सामने सीना ठोक के सड़क पे कब्जा करके अपना धंधा कर रहे हैं, वो दंगाई। तो स्टे लगाने के लिए तो बहुत जल्दी रहती है कि स्टे लगा दो। उसके बाद क्या होगा, इन्होंने कहा था बाद में तुमने क्या फैसला किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया कि इनको हटाया जाएगा, कहाँ हटाया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा। और ये तो अवनीश जी वो है कि जैसे आप रात में जा रहे हो, मैं पिस्तौल लगा के आपकी घड़ी छीन लूं, और जब मैं आपको पकड़ा जाऊं तो पुलिस को ये आदेश दिया जाए कि जो अवनीश जी की घड़ी सतीश मिश्रा ने छीनी थी, वो उससे वापस लेके अवनीश शर्मा को तब वापस करो जब सतीश मिश्रा को घड़ी खरीद के नई घड़ी खरीद के दे दी जाए। ये इस तरह का फैसला है कि एक तो उन्होंने सरकारी जमीन खरीद छीन ली, जबरदस्ती कब्जा ली, और अब उनसे वो जमीन तब वापस लो जब उनको कहीं रहने के लिए दूसरी जमीन दे दो। तो यानी अब पैसे रुपए का मतलब मामला नहीं है, सीधे सीधे जहां पाओ जमीन कब्जाओ, और उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाएगी कि आपको वो जमीन दे। ये तुगलकी फैसला कह लीजिए, दिवालियापन, मानसिक दिवालियापन, या कानून का इससे भद्दा मजाक नहीं बनाया जा सकता। ये अपने आप को शहंशाह समझने लगे हैं जो बैठे हैं इस तरह की कुर्सियों पे, कि इसका कोई आधार है। और मेरे ख्याल से अब देखिए क्या हरियाणा सरकार का क्या इस पे आता है। बिल्कुल सर। और चूंकि स्वतः संज्ञान लिया है, बहरहाल इसके पहले आप देखिए जब 31 तारीख की वो घटना हुई थी सर नूह में, जहां एक परंपरागत आप उसको जोड़ना शुरू कर रहे हैं किसी एक खास संगठन से, आप उसको कभी बीएचपी से जोड़ रहे हैं, आप उसको कभी बजरंग दल से जोड़ रहे हैं, आप उसको हिंदू से जोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। सर ये क्या मानसिकता है कि हिंदू सेंटिमेंट से, सनातन सेंटिमेंट से किसी उसकी धार्मिक आयोजन, किसी यात्रा को जोड़ने की हिम्मत ये तमाम गिरोहबाज नहीं कर पाते। और जब तब ये किसी फ्रिंज फ्रिंज इनको बड़ा पसंद आ गया है, फ्रिंज एलिमेंट एक बड़ा पसंद आ गया है, और फ्रिंज एलिमेंट के नाम पर ये किसी एक दो नाम को चलाते हैं। उसके बाद नहीं होता है तो वो ये कभी अनुशासित अनुशासित रहे संगठन हो जिसने इतने बड़े अयोध्या आंदोलन को किनारे पहुंचाया, एक मुकाम तक पहुंचाया, बीएचपी उसको टारगेट करते हैं, कभी ये बजरंग दल को टारगेट करते हैं, कभी ये किसी फ्रिंज एलिमेंट का सहारा लेके, फ्रिंज नाम के एलिमेंट का सहारा लेके किसी गौ सेवक पे टारगेट करते हैं। लेकिन सर सनातन को आक्रमण करते समय हिंदू जनमानस को ये कभी भी संबोधित नहीं करते। ये कौन सी इनकी स्ट्रेटजी है? मैं मानसिकता नहीं कहूंगा सर, मानसिकता वो होती है जो नॉर्मल आती है, ये इनकी स्ट्रेटजी है। ये कौन सी स्ट्रेटजी है सर? मैं आपको दोनों सवाल का जवाब देता हूँ। पहला जो आपने कहा कि हर बात में बजरंग वीएचपी और आरएसएस पे हम ये आरोप लगा देते हैं, उसी में मर देते हैं एक तरह से पूरे दंगे का दोष। तो एक ही तथ्य बताता हूँ बनी जी, अवनीश जी, दर्शकों से भी आपको कहूंगा कि जरा इस पर विचार कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और इनकी उस रणनीति की धज्जियां उड़ जाएंगी। अभी अवनीश जी कुछ दिन पहले मुहर्रम निकली है, और मुहर्रम का जुलूस पूरे हिंदुस्तान में निकलता है, और कोई बड़े शांतिपूर्ण ढंग से नहीं निकलता है। तथा कभी हर तरह का उपद्रव होता है वहां पे, चाकू, छुरी और चेन और शीशा और जलने वाली राड, इसको लेकर ढोल नगाड़े के साथ किस तरह से सड़क पे ऊधम काटते हुए निकलता है मुहर्रम का जुलूस। वो सबने देखा होगा अपने अपने शहरों में। कोई अपने खूना खच्चर कर लेते करते, वो अपना ही, कोई दूसरे को नहीं करते, स्वयं को करते। लेकिन हिंसा फैला, वो उसमें हिंसा, प्रचंड हिंसा आपको उन जुलूसों में नजर आ जाएगी। लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या एक भी घटना आपने कहीं सुनी या पढ़ी या कहीं सोशल मीडिया पे दिखी कि उस मुहर्रम के जुलूस पर कहीं पथराव हुआ हो, उसको कहीं रोका गया हो, उस पर कोई बल, एसिड बल्ब फेंके गए हो, उस पर कहीं हमला किया गया हो? एक भी घटना पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुई। जबकि यही बजरंग दल, यही वीएचपी, यही आरएसएस कम से कम हिंदुस्तान के हर जिले में बड़ी ठीक ठाक स्थिति में उनकी उपस्थिति है। भाजपा तो 10 करोड़ तो उसके सदस्य हैं इस हिंदुस्तान में। तो जहां जहां से मुहर्रम का जुलूस निकलता है, तो वहां पे तो बजरंग दल भी है, वीएचपी भी है, आरएसएस भी है, और सबसे ज्यादा भाजपा भी है। एक भी घटना
क्यों नहीं हुई? और ये जो 20% है इस देश में, आप अभी दुर्गा पूजा का आयोजन हो तो पथराओ, रामनवमी का जुलूस निकले तो पथराओ, अभी ये कांवड़ यात्रा निकली तो पथराओ। तो ये साफ समझ में आता कि ये पर्दा भले डाले कि कौन हिंदू उसमें दंगाई है कि मुसलमान दंगाई है, हमले करने वाले कौन लोग हैं, कौन दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं कर पाते, दूसरी विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पाते और हिंसा के दम पे। अन्यथा बता कि इनकी मुहर्रम में कहां कहां पत्थर चला। हम लोग इनको कम से कम 1000 उदाहरण दे देंगे पिछले 5 साल के अंदर कि दुर्गा पूजा, रामनवमी और ये अभी आपका कांवड़ यात्रा जी सर। कि सैकड़ों घटनाएं पूरे देश में होती हैं। तो ये पता चल जाता कि दंगाई हिंदू है कि दंगाई मुसलमान है, दंगाई वीएचपी है, आरएसएस है या बजरंग दल है, या दंगाई ये तथाकथित सेकुलर दल हैं। तो ये जो नेता, जो मीडिया का पत्रकार, जितने लोग इनके और जो तथाकथित बड़े बड़े 1.5 फुटी दाढ़ी वाले मौलाना आते हैं कि बड़ा दंगाई है तो आरएसएस और बजरंग दल को गाली देने लगते हैं। ये तथ्य जो मैंने अभी सवाल बताया, जो तथ्य बताए, ये उनके मुंह पे कालिक पोत देता है और बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि ये सोची समझी सुनियोजित रणनीति के तहत ये बजरंग दल, आरएसएस और वीएचपी को आरोपित करते हैं ताकि इनके कुकर्म, इनके पाप, इनके अपराध पर पर्दा पड़ जाए और उसकी चर्चा ना हो। और ये अवनीश जी, ये सबसे खास बात है कि इसको बड़ी सोची समझी साजिश के तहत मीडिया का एक वर्ग उसको बढ़ाता है, जो कि अभी हमने नू में देखा, उस पर भी चर्चा करूंगा कि जिस तरह से ये सबको भूल गए उस कांग्रेसी अब्दुल मन्नान या मन्नान खान नाम है जो कांग्रेसी विधायक है, मन्नान खान है, वो नूह के दंगे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और वो जावेद अहमद जो आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, वो तो अब आ गया, उसका तो चश्मदीद गवाह है। जिस आदमी की हत्या हुई उसके साथ वो गाड़ी पे बैठा हुआ था, वो बच गया, उसको उन्होंने मार डाला। कि ये जावेद अहमद बाकायदे उस हत्यारों की भीड़ को लीड कर रहा था और इसने खुलेआम कहा कि मार डालो, मैं देख लूंगा। तो उनका नाम ना लेके आप गौर करिए पिछले 3-4 दिन से हर चैनल पे तो वो मोनू मानेसर, जिसको 5 महीने से जिसका अता पता नहीं है, हम कह रहे राजस्थान छोड़ दिए, राजस्थान हरियाणा छोड़ दीजिए, राजस्थान की भी पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही है। उसको सारा नूह के दंगे का, एक तरफा दंगे का, सीधे सीधे मुस्लिमों द्वारा किए गए दंगे का पूरा पाप उस मोनू मानेसर के सिर पे मड़े दे रहे। ये मीडिया का एक वर्ग है और ये इनकी पहली करतूत नहीं है। अगर याद हो आपको दिल्ली दंगे में जिसमें 52 आदमी मर गए थे, तब भी ये सारे चैनल एक ऐसा अंधों की तरह रट रहे थे कि वो कपिल मिश्रा ने कह दिया कि सड़क खाली करा दो इसलिए दंगा हो गया, अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को तो इसलिए दंगा हो गया। मैं तो आज भी मैं उस पर बैकफुट पे नहीं जाता कि अनुराग ठाकुर ने बिल्कुल सही कहा था, क्या गलत कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो सेना सीमा पे क्या करती है? जो देश के गद्दार होते हैं, जो देश के घुसपैठिए होते हैं, देश के दुश्मन होते हैं, उनके सीने पे ही गोली मारती है। तो इनके हिसाब से सेना भी गलत करती है, सेना के हिसाब से इनको दंगा फैला देना चाहिए। तो ये जानबूझकर एक वर्ग है। और अभी दर्शकों ने, जिन कुछ लोगों को हो सकता मालूम हो, अवनीश जी, परसों 5 तारीख को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी विस्तृत रिपोर्ट छापी है, जिसमें उसने यहाँ की एक न्यूज क्लिक नाम की वेबसाइट, जिसमें वो अभिसार शर्मा, उर्मिलेश यादव, रोहिणी सिंह, उसने कई लोग पत्रकार हैं कि किस तरह से चक्री लगभग 38 पॉइंट कुछ है, इसको 40 करोड़ मान लीजिए कि लगभग 29 करोड़ का मामला है सर। नहीं 38 पॉइंट कुछ है, 38 पॉइंट कुछ है, उसको 40, मैं तो उसको 40 ही मानूंगा, छुटपुट और सॉरी 39 करोड़, मुझसे गलती हुई। हाँ ये सही कह रहे हैं आप, 39 करोड़ रुपया इन लोगों को दिया गया चाइना के दलालों के रूप में, चाइना का एजेंडा चलाने के लिए। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। और दुर्भाग्य हमारे यहाँ यह है कि जिसको हम तथाकथित राइट विंग कहते हैं, या जो आरएसएस, वीएचपी या बीजेपी की बात कर लीजिए, ये आज तक अपना कोई इकोसिस्टम न खड़ा कर पाए। और जो आम आदमी, आम नागरिक इनका एक तरह से इनके लिए लड़ता है, साइबर वार करता है सोशल मीडिया पे, ना ये कभी उसको सपोर्ट कर पाए, इनकी मानसिकता ही नहीं है, उसका फायदा ये लोग उठाते हैं। बिल्कुल सर। और ये जो आपने बात कही ना, अच्छा सर, एक बड़ी सामान्य सी बात होती है कि देखिए, जब भी इस देश में कोई चुनाव हो या जब भी इस देश में कोई बड़ा इवेंट हो, राहुल गांधी जी युवराज हैं, वापस आ गए, वनवास से वापस आए, आहा आहा पूरे देश में हो रहा है। लेकिन ये वही राहुल गांधी है ना सर, जिन्होंने कहा था कि पूरे देश में केरोसिन फैला है, बस माचिस की तीली लगाने की देर है।
तो एक जो मोडस ऑपरेंडी इनका होता है, आप किसी चुनाव से पहले देख लीजिए, किसी चुनाव के नजदीक आते समय देख लीजिए, ये नूह मेवात की घटना, जहां हरियाणा में ये करने का प्रयास किया गया, सर दिल्ली के बेहद नजदीक ये इलाका है। और दर्शकों आपको ये बता दें सर, आपको तो पता ही है कि वहां पर एक दूसरा जमताड़ा पैदा हो रहा था, जिसको कि क्रैकडाउन किया हरियाणा पुलिस ने, साइबर सेल ने। और उसका नतीजा ये रहा सर कि मंदिर तो एक बहाना था, हिंदू तीर्थ यात्रियों पर और शोभा यात्रा पर जो हमला था वो तो एक बहाना था। असली मामला तो पुलिस थाना साइबर सेल को फूंक डालना था। नहीं अवनीश जी, मेरा इसके मामले में बिल्कुल अलग सोचना है, एकदम अलग सोचना है। और ये इस ट्रैप में मत फंसिए, इस ट्रैप में मत फंसिए, दर्शकों से कहूंगा वो भी इस ट्रैप में ना फंसे। ये जानबूझकर अब क्योंकि ये हो चुका है, तो ये कैसे कहें कि ये कट्टर हैं, ये सांप्रदायिक हैं, ये हिंदू विरोधी है, इनको हिंदू सहन नहीं होता, इनको हिंदू धर्म को मानने वाले सहन नहीं होते, इनका वो हम्म। जहरीला चेहरा सामने आ जाएगा। तो अब इसको एक तरह से दूसरा टर्म दिया जा रहा है कि नहीं नहीं, मुसलमान तो बेचारा वहां जो मेवात में रहता है वो तो बड़ा सीधा है, बड़ा सच्चा है। ये तो वो जो साइबर क्राइम कर रहे थे, इसलिए इसलिए उन्होंने सुनियोजित तरीके से दंगा करवाया। अवनीश जी, अगर मान लीजिए बड़ा वो था, दंगा करना ही था, तो साइबर साइबर थाने को अटैक करते, उसको जो कुछ करना था उन्होंने कर ही दिया। ये पहाड़ी पे चलकर मंदिर पे गोली क्यों चल रही थी? इसका इसका उस साइबर थाने से क्या लेना देना? अवनीश जी जो पहाड़ी पे बैठे थे, तो इसका मतलब पहले से पूरी प्लानिंग थी। और आप भी जानते हैं, दर्शक भी समझेंगे इस बात को, कि पहाड़ी पर बैठकर कट्टे से फायर नहीं होता, इतना बिल्कुल इतना सर। रेंज है। इसका मतलब अत्याधुनिक उनके पास असलहे थे, उनके पास ठीक ठाक राइफलें थी, जो जिनकी इतनी लंबी रेंज थी कि पुलिस वाले भी मर गए। तो ये अगर उनको साइबर थाना उनके लिए वो होता अटैक करने का, तो वो सीधे सीधे वहां करते, वो मंदिर को इस तरह से चारों तरफ से घेर कर क्यों करते हैं? तो ये जानबूझकर, क्योंकि अब ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं, बाकायदे वीडियो सैकड़ों वायरल हुए हैं, तो अब ये इसको दूसरा रूप दे रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, वो तो उसको कुछ साइबर थाना था, जामताड़ा वाला वो मामला था, वहां पे कुछ लोग पकड़े गए थे, अरे अपराधी थे, वो उसी लगे हाथ उन्होंने उसमें भी बहती गंगा में हाथ धो लिए, ये तो हो सकता है। लेकिन ये कहिए कि केवल साइबर थाना और अपने रिकॉर्ड जलाने के लिए दंगा हुआ, तो इस भ्रम में बिल्कुल मत फंसिए, इनके इस ट्रैप में बिल्कुल मत फंसिए। मैं सिरे से खारिज करता हूं कि ये था तो सीधे सीधे हिंदू विरोधी और मुस्लिम कट्टरता का सबसे भयानक, सबसे प्रचंड रूप था। और इसमें खट्टर सरकार ने पहले तो ढिलाई की, उस ढिलाई का परिणाम आया, लेकिन अब जो दो बिल्कुल। तीन दिन से कर रही थी वो सराहनीय और स्वागत योग्य है। और एक बात और बता दूं कि ये लोग कहते हैं योगी मॉडल, योगी मॉडल, तो खट्टर साहब को भले वो स्वतः संज्ञान ले लिया हो हाई कोर्ट ने, बहुत से और भी बुलडोजर हैं जो इनके ऊपर चल सकते हैं, जैसे योगी बाबा ने यहाँ पिछले 6 साल में चलाए हैं। जरूरी नहीं कि मकानी पे चलाए, और भी तरीके से चाहे चलाने के, उसको चलाते रहिए, ये सब ठीक होंगे। बिल्कुल सर। और आपने जो एक बात कही ना कि मंदिर पर पहाड़ियों से इतने लंबे रेंज से जो गोलियां चल रही थी, सर उसमें देखिए कि ये एक शातिरपना किस तरीके से किया जाता है कि जब यहां से गोलियां चल रही थी मंदिर की तरफ से, तो सादे कर्मी जो सादे वेश में थे वो पुलिस कर्मी थे, वो पुलिस के असलहे से फायर कर रहे थे। और उनको पहली नजर में ये प्रचारित करने की कोशिश किया गया कि साहब यहाँ मंदिर की तरफ से गुंडे गोली चला रहे थे। ये बात भी अब बिल्कुल निकल के आ गई है। अच्छा सर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या एक अकेला मेवात है, क्या एक अकेला नूह है, क्या एक अकेला इस त्रासदी से ग्रस्त हरियाणा प्रदेश है, क्या ऐसा पूरे भारत में, अगर आप पैन इंडिया देखिए, चाहे वो मणिपुर हो, वहां भी एक दूसरा समुदाय इन्वॉल्व होता है। लेकिन आप देखिए दरभंगा में कितने लोगों को पता था कि अभी बीते 4-5 दिन पहले तक दरभंगा जैसे बिहार के एक शहर में 4 दिन तक इंटरनेट बंद रहा, वहां शव उठा के फेंक दिया इन्हीं लोगों ने। तो सर आखिर इनका परमानेंट इलाज क्या है, अस्थाई इलाज क्या है इस समस्या का? क्योंकि मुझे जो लगता है, दर्शकों को लगता है, समाज को जो लगता है कि हर शहर में, हर राज्य में एक नूह है, एक मेवात है। ये तो नूह और मेवात की एक घटना है जिसके बहाने हम बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, उसका तो देखिए सबसे सटीक उदाहरण पिछले 4-5 साल से योगी आदित्यनाथ पेश कर रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में वैसी घटनाएं नहीं होती, इक्का दुक्का होती, तो फिर वो भी उनकी समझ में आ जाता है।
और वही वही उपचार है, उसी तरीके से आप इनसे डील कर सकते हैं। और उसका मैं जरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक उदाहरण दे दूं कि वो है इजराइल। तो इजराइल आज तक समझा नहीं पाया, बाकी इजराइल के जी साथ चाहे वो अमेरिका और हिंदुस्तान और दुनिया भर के लोग जुटे, लेकिन वो समझा नहीं पाए। ये वो मानसिकता है जो 1400 साल से फलानी किताब और ढिमाकी किताब उसने इनके मन में ऐसा भर दिया है कि वो ये उस इनका सारा पैमाना उसी पे जाके खत्म हो जाता है। इनकी एक रेखा, सीमा रेखा है, और उससे आगे ना ये सोचते हैं कुएं के मेढक की तरह। तो इनको कभी बर्दाश्त ही नहीं हो सकता कि आप कांवड़ यात्रा निकालें, या आप दुर्गा पूजा की यात्रा निकालें, या आप रामनवमी पे जुलूस निकालें। ये कभी स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। ये आज भी 1400 साल पीछे चल रहे हैं समय से। तो इनसे अब आप किसी न्याय से, संविधान से, किसी विचार से नहीं, इनसे भी आपको उसी तरह से निपटना पड़ेगा जैसे 1400 साल पहले निपटा जाता था लोगों से। ये आधुनिक युग के लोग ही नहीं है, आज भी धरती चपटी बताते घूमा करते हैं, उसी दीवाने हैं। और तो इनको आप समझाने भी, मैंने कहा ना, इजराइल सन समझिए 1950, बल्कि हमारी आजादी मिली उसी समय के आसपास का वही झगड़ा है 48-47 का। तब से इजराइल अकेला लड़ ही रहा है, आज तक कोई समझौता नहीं हो पाया। कहीं इनकी समझ ही नहीं आती। अच्छा चलिए, हिंदुस्तान में तो वीएचपी है, आरएसएस है, बजरंग दल है। स्वीडन में कौन है? स्पेन में कौन सर। है? इंग्लैंड इंग्लैंड में कौन है? जर्मनी में फ्रांस कौन है? में ये कौन है सर? फ्रांस में कौन है अभी ताजा ताजा? तो ये इनकी मानसिकता है, और ये उसी एक किताब के गुलाम है, जो जिसके बारे में क्या कहा जाए, दुनिया जानती है उसको। तो ये वो लोग हैं, और इनको योगी बाबा का जो मॉडल है उस पे ये सही रह सकते हैं। और एक और उदाहरण दे दूं, उसकी चर्चा नहीं होती, कि जम्मू कश्मीर, तो कश्मीर में तो सर। कश्मीर में तो हिंदू बचा ही नहीं, इसलिए वहां का कोई मतलब नहीं। लेकिन जम्मू में अच्छी खासी संख्या में, लेकिन वहां पे भी 40-45% मुस्लिम हैं। जम्मू में कभी नहीं होता, क्योंकि वहां सेना तैनात है। और वहां पे अगर इस तरह की पत्थरबाजी हुई तो वो पत्थरबाजी में नहीं गिनी जाती, फिर वो आतंकवाद में गिनी जाती है। तो जम्मू में बड़े धूमधाम से दुर्गा पूजा संपन्न हो जाती है, रामनवमी संपन्न हो जाती, सरस्वती पूजा संपन्न हो जाती, कांवड़ यात्रा निकल जाती। वहां उत्पात नहीं होता। तो ये है कि भाई बिन होय न प्रीत। तो इनसे प्रीत रखने का एक ही इसी साधन है कि भय इनके ऊपर हावी रहना चाहिए, भय इन पर तारी रहना चाहिए। और वो योगी बाबा ने दिखाया, हेमंत बिश्व शर्मा ने आसम में दिखाया, जम्मू में सेना दिखा रही है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आ जाए तो दुनिया में इजराइल दिखा रहा है कि एक ही उपचार है, अन्यथा कोई दूसरा उपचार है नहीं इनका। बिल्कुल सर। अब ऐसे में सर, जिस एक जो कहते हैं ना कि क्रोनोलॉजी समझिए, बड़ा एक टर्म है। और उसमें आप देखिए तो अचानक बुलडोजर चलना शुरू होता है 31 तारीख के बाद। शुरुआती खामोशी रही है और बड़ा धीमापन रहा है खट्टर सरकार का। उसके लिए उनकी बड़ी कड़ी आलोचना भी हुई है और समाज के अंदर हुई है। और उसके बाद जब एक प्रक्रिया शुरू हुई, सरकारी काम शुरू हुआ, आप देखें सर, 54 एकड़ जमीन सरकारी जो अवैध अतिक्रमण थी, हम्म। की गई थी, उसको छुड़ाया गया। लेकिन सर, अचानक कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट प्रसारित किया जाता है जिसमें एक बुलडोजर, वो भी बिना ड्राइवर के, और उसके ठीक सामने खड़े हैं राहुल गांधी। सर, किसकी रक्षा कर रहे हैं ये? हिंदुओं पर पत्थर चलाने वालों को, हिंदुओं की पर गोली चलाने वालों को, नहीं नहीं नहीं, हिंदू वो तो यात्रा पर, शोभा यात्रा पर पथराव करने वालों को, नहीं, वो तो 150 देखिए, से ज्यादा गाड़ियां जला देने वालों पर, 9 नहीं से नहीं, वो ज्यादा हत्याएं कर देने वालों पर, किसकी रक्षा करना चाहते हैं राहुल गांधी? नहीं नहीं, वो तो शुरू से हिंदू विरोधी है, उसके नस नस में हिंदू विरोधी जहर भरा हुआ है। ये तो अभी आपने ताजा आज का कुकर्म उसका बताया। उसका कुकर्म वो अमेरिका में, वो इंग्लैंड में जाके खुलेआम हिंदुओं को गाली दे आया, हिंदुओं को दंगाई बताया। उसने कहा कि मुसलमान, सिख और ईसाई ये सब बड़े डरे हुए रह रहे हैं। वो उसका 2006 का बयान है। और सबसे खास बात कि इसने जाकर अमेरिका में कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये जो है एक सेकुलर सेकुलर संगठन पार्टी है। है, सेकुलर संगठन है। वो कह नहीं पाया, पता नहीं उसके कौन सी उसके जवान में उसके लकवा मार गया, नहीं तो वो ये भी कह देता कि हाफिज सईद भी बड़ा सेकुलर है और ओसामा बिन लादेन बड़ा सेकुलर था। तो कांग्रेस तो पूरी तरह से हिंदू विरोधी कुकर्म पे उतर आई है, और उसी का परिणाम, दुष्परिणाम भी
वो भोग रही है, वो उसकी समझ में नहीं आ रहा, मगर वो यही परिणाम है। एक अक्सर आप सुनते होंगे अवनीश जी कि वो जो गौ हत्या के विरोध में जो संत पहुंचे थे तो गोली चलवा दी थी कांग्रेस ने, तो वो सत्य घटना है। करपात्री जी के नेतृत्व में गए थे। उसको बिल्कुल सर। कुछ लोग सोशल मीडिया पे बड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, तो मेरा अनुरोध है बढ़ा चढ़ा के नहीं, सत्य घटना लिखिए। गए थे संतों को गोली चली थी, संत मरे थे, गायें मरी थी। तो एक तो वो पाप, और उससे पहले का एक पाप और ये उन पापों का परिणाम भोग रहा है। आपको बताओ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जब मौत हुई थी तो वो हत्या थी, इसी फारूक अब्दुल्ला के बाप ने वो हत्या करवाई थी, शेख अब्दुल्ला ने। पूरा देश में तहलका मचा था, बाकायदे कमीशन बना, और उसके बाद अदालत ने क्लीन चिट दे दी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु सामान्य बीमारी से हुई, उनकी कोई हत्या वत्या नहीं हुई, कोई जहर नहीं दिया गया। सर तो अवनीश जी, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता जी जिंदा थी, और उन्होंने जब ये इनकी रिपोर्ट आई तो उनकी माता जी का एक स्टेटमेंट था कि नेहरू, यहाँ पे अदालत भी तुम्हारा, जज भी तुम्हारा, सब तुम्हारा, तो जो फैसला चाहो वो करा दो, लेकिन एक अदालत ऊपर भी है और वहां से हमारा तुम्हारा फैसला उस अदालत में होगा। तो अवनीश जी, फैसला तो हो गया। जिस दिन से उन्होंने कहा था तो नेहरू के बाद कोई आदमी ने इस पूरे खानदान में सामान्य मौत नहीं मरा। इंदिरा गांधी अकाल मौत, संजय गांधी अकाल मौत, राजीव गांधी अकाल बिल्कुल। मौत, और वो जो मरा फिरोज गांधी, तो उसको भी आप अकाल मौत ही कहिए। इतनी शराब पीने लगा था कि 54-55 साल में वो मर गया। तो एक भी आदमी सामान्य नहीं मरा, ना पूरी जीवन वो पाया। तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां ने जो श्राप दिया था, तो फैसला तो ऊपर की अदालत में हो रहा है। वो पूरी एक पीढ़ी ऐसे ही निपट गई। तो ये कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रहा कि ये पाप जो कर रहे हैं उसका ये परिणाम भोग रहे हैं। और दूसरे इन्होंने राम मंदिर को लेकर जो कुकर्म किए थे, तो जरा सोचिए, कल्पना करिए कि बहुत समय नहीं बीता और ये अभी 1996 या 2014 तक ये सत्ता में थे, और आज की तारीख में 40 और 50 सीटों पर ये सिमटे हुए हैं। जिस उत्तर प्रदेश में भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान भोलेनाथ की भूमि है, वहां पर 1-2 विधायक, 1 सांसद, ये इनकी हैसियत आ गई तो ईश्वर इनको मिट्टी में मिला रहा है। ये हिंदू विरोधी हो चुके हैं बुरी तरह से, और उसका सीधा सीधा श्रेय उसकी मां को जाता है, जो इटली की रहने वाली है, ईसाई है, और प्रैक्टिसिंग ईसाई ने, प्रैक्टिसिंग ईसाई ने, ऐसा नहीं कि वो छोड़ आई। वो आज भी, अगर आपको ध्यान हो तो अभी सलमान खुर्शीद का कोई बयान आया था सफाई देने में, तो उसने कहा था कि वो तो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है सोनिया गांधी के लिए। तो वो उसका ही परिणाम है, इस तरह की बातें करता है, उलूल जुलूल, और अब वो नूह के दंगाइयों के पक्ष में खड़ा हो गया। समझ लीजिए इससे ज्यादा क्या हो सकता है। बिल्कुल सर। और यहाँ पर आप देखिए ना कि राहुल गांधी, जब हम आप बात कर रहे हैं तो आज के ही दिन वो संसद सदस्य के रूप में फिर से बहाल हुए हैं। अच्छी बात है, बहाल हुए हैं। और 2024 में अब वो चुनावी मैदान में भी होंगे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट, बार बार इस पूरे देश की जनता को सोचना चाहिए कि पूरे देश में केरोसिन फैला हुआ। आप सोचिए जरा, कोई अपने देश के बारे में ऐसी बात कैसे कह सकता है दर्शकों कि पूरे देश में केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल फैला पड़ा है, एक माचिस की जरूरत है। इसका मतलब वो ना आदमी ना, खुद में कितना नकारात्मक है। जी सर। नकारात्मक नहीं, वो खुद वो कॉन्फिडेंस में, क्योंकि वो केरासिन जो फैला हुआ बात वो कर रहा है, वो आधा सच बता रहा है। जो दूसरा आधा सच है वो ये नहीं बता रहा कि ये केरासिन मैं ही फैला के आया हूँ। केरासिन कोई कनस्तर में लेकर थोड़ी निकलेगा, ये घूम घूम के पूरे देश में, जो इसने वो भारत तोड़ो यात्रा निकाली थी, मैं उसको भारत तोड़ो यात्रा कहता हूँ, कि बिल्कुल उसमें सर। घूम घूम के लगातार ये यही तो कहता रहा कि हिंदू ईसाई को दुश्मन समझते हैं, हिंदू क्रिश्चियन को सिखों को दुश्मन समझते हैं, हिंदू मुसलमान। तो ये क्या कर रहा था, ये किरासिन, यही किरासिन वो छिड़क रहा था। तो इसको लग रहा था कि मैंने पूरा इंतजाम कर दिया, मैं जरा सा कुछ कर दूंगा तो वो होगा। और वो मणिपुर उसका देख रहे हैं, ईसाई बाहुल्य, तो वहां पे ये आग लगी हुई है। ये आपने तैयारी तो करी, नूह में अभी हिंदू मुसलमान हो गया, तो ये किरासिन ये खुद छिड़क के आया था। बस इतना बताने से परहेज कर रहा था, कह तो ठीक रहा था कि केरासिन छिड़क दिया है। तो ये यही कर रहा था केरासिन। दर्शक जान ले, कनस्तर कंधे पे लेके नहीं निकलेगा ये इसी तरह से कि हर धर्म को उसने हिंदू धर्म के खिलाफ जमकर जहर उगला, जमकर जहर फैलाया, उसमें उसको बड़ी उम्मीद है। बिल्कुल सर। और यहाँ पर एक जो 39 करोड़, आप सोचे सर, 39 करोड़ रुपए आते हैं। और मजे की बात यह है कि न्यूयॉर्क का अखबार जब उसको ब्रेक करता है तो उसके बाद, जैसे होता है ना कि भारत में अगर कुछ भी ब्रेक कर दिया जाए तो अभी कई सारे ऐसे भरम फूलने इस देश में बाकी रह गए हैं सर।
और इस पर तो अभी हम खुद ही होमवर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजें आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। अभी तो ये जैसे कहते हैं ना, प्राइमा फेसी अभियुक्त बरामद हो रहे हैं, जितने नाम हैं। जी सर। हाँ हाँ, इस पर हम लोग बात करेंगे फिर किसी दूसरे एपिसोड में, अवनीश जी, बिल्कुल जब सर। पूरी चीजें चीजें पूरी बिल्कुल खुल सर। के आ जाए। बिल्कुल सर। तो अगर चलते चलते मैं आपको कंक्लूड करने का निवेदन करूं सर, तो नूह मेवात का जो उदाहरण देश ने सामने रखा है, आगे एक बहुत महत्वपूर्ण सितंबर के महीने में एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ा इवेंट आ रहा है, जब बहुत सारे राष्ट्रों के प्रतिनिधि भारत में इकट्ठे होंगे और G20 का सम्मेलन होगा। उसके ठीक पहले नूह और मेवात शुरू कर देना, उसके पहले इनकी तैयारी दिख रही थी सर। ये मणिपुर को लगातार गर्म करने का प्रयास कर रहे थे। फिर ये आ गया। अगर पहले इनका मोडस ऑपरेंडी देखा जाए, दिल्ली दंगों का इतिहास बताता है सर, जब भी भारत के विकास के लिए, भारत के उत्थान के लिए जब भी कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है, तो ये एक्टिव हो जाते हैं। 2024 के चुनाव तो अभी दूर हैं सर, लेकिन उसके पहले ये जो मोडस ऑपरेंडी है, आखिर किस तरह से सावधान रहना होगा पूरे देश को, और एक चिंतनशील रहना होगा, क्योंकि ये तो केरोसिन आपने कहा, ये तो बांट रहे हैं। और नूह मेवात का इन्होंने मामला शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी से कितना दूर है सर? बहुत नजदीक है। और उसी दिल्ली में जो है आने वाले सितंबर में जो पूरा एक बड़ा इवेंट होने वाला है। तो सर कितना खतरा आप देखते हैं इसको, और ये आगे किस मुकाम तक ले जा सकते हैं? ना ना ना, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जो देश की सरकार बैठी है, जो हमारा खुफिया एजेंसियां हैं, उन पर भरोसा है पूरा कि वो इनको इनको इनकी औकात पिछले 9 साल से बता रही है, तो उसको ये ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आपने नूह और मणिपुर की बात की, तो इनका उद्देश्य यही है कि इस तरह से भले वो G20 में ये परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, इनको अच्छे से मालूम इनकी औकात नहीं है, लेकिन उससे पहले देश में इतनी हिंसा फैला दो कि जो आने वाले अतिथि है वो खुद ही मना कर दें कि नहीं नहीं साहब, आपके यहाँ स्थितियां ठीक नहीं है, हम नहीं आएंगे। ये इनका षड्यंत्र है। और जिस तरह से खट्टर निपटे हैं, या जैसे योगी निपटते हैं, हेमंत विश्व निपटते हैं, उसी तरह से इनसे निपटे। और जो आपने आम आदमी की बात की, तो दर्शकों से कहूंगा कि थोड़ा सा अपने आप को तैयार करिए। खाली इजराइल की सरकार ही नहीं, इजराइल का नागरिक भी कितना सतर्क रहता है, कितना सजग रहता है, और इनके प्रति कैसा वो एक्टिव रहता है, जरा ये भी जानने के प्रयास करिए। तो उसी तरह से अब आपकी ड्यूटी है, रहता अगर आप नहीं संभले, नहीं सजग सतर्क रहे, बड़े उदार रहे, तो फिर आने वाली पीढ़ियां भोगेंगी। बिल्कुल सर। आने वाली संततियों को अगर बचाना है, और आने वाली संततियों को अगर पिछले तमाम इन 65 सालों की तमाम दुर्दशाओं को देखना है, ये तो संयोग की बात है कि 2014 में एक सांस्कृतिक और राजनीतिक राष्ट्र परिवर्तन हुआ भारत में। तो उसको लेके अगर आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से नागरिक धर्म का भी निर्वहन उतना ही जरूरी है। सर, आपने हमें अपना बहुमूल्य वक्त दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ आदरणीय सतीश चंद्र सर को धन्यवाद देते हुए, आप सभी को आज की चर्चा कैसी लगी इसका बिल्कुल आप जिक्र करिएगा कमेंट में, और आगे सतीश सर से आप किस तरह की बातें सुनना चाहते हैं, ये हमें जरूर बताइएगा। आज की इस अंक के लिए लेते हैं अभी तक